दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है पिताजी लौट आए। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। 65 वर्षीय महिपाल गांव के सरकारी स्कूल से रिटायर हो चुके हैं और गांव में ही अपनी पत्नी गीता के साथ रहते हैं। वे सामाजिक अध्ययन के अध्यापक थे। उनकी पत्नी गीता एक बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार महिला थी। उनका इकलौता बेटा श्रवण कुमार मुंबई में बैंक मैनेजर है और वहीं पर अपने परिवार सहित रहता है। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। वह जब भी गांव आता है अपने माता पिता से मुंबई चलने का अनुरोध करता है, परंतु महिपाल और उसकी पत्नी यही गांव में रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। उनके अनुसार शहर की हवा पानी उन्हें रास नहीं आएगी। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर ठीक है, तब तक पति पत्नी गांव में ही रहना चाहते हैं। श्रवण कुमार महीने 2 महीने में अपने माता पिता से मिलने आता रहता है। छुट्टियों में बच्चे भी अपने दादा दादी के पास रहने आते हैं। महिपाल और उनकी पत्नी गीता को समाज सेवा का बहुत शौक है। इस दंपत्ति की दुनिया एक दूसरे की सांसों में बसी है। दोनों का आपसी प्रेम देखकर पड़ोसी भी अक्सर कहते हैं कि यदि एक को कुछ हो गया तो दूसरा अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। रिटायरमेंट के बाद महिपाल और उसकी पत्नी आंगन के झूले पर बैठकर घंटों बातें किया करते। यह दंपत्ति गांव में रहता है, परंतु घर में सुख सुविधाओं का आधुनिक सामान मौजूद है। घर में महिपाल के पुश्तैनी हुक्के से लेकर आधुनिक एसी तक मौजूद है। इसीलिए जब कभी मुंबई से बेटे का परिवार गांव में रहने आता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और वह खुशी से रहते हैं। महिपाल और उनकी पत्नी गीता ने हमेशा ही एक सुलझा हुआ जीवन व्यतीत किया। इसके चर्चे गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक है। बेटे श्रवण कुमार ने प्राथमिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की है। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वह दिल्ली चला गया। MBA करने के बाद मुंबई के एक बड़े बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो गया। जीवन में कभी कोई उलझन नहीं रही, हमेशा ही जैसा चाहा वैसा पाया। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। मुंबई में बेटा अपनी गृहस्थी में व्यस्त था तो दूसरी तरफ गांव में माता पिता खुशी से अपना बुढ़ापा गुजार रहे थे। महिपाल की पत्नी गीता को अचानक से हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। महिपाल अकेला रह गया। एक ही पल में उसकी धर्मपत्नी जो उसकी नस नस में बसती थी उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। महिपाल का बेटा श्रवण कुमार बच्चों और पत्नी के साथ अपनी मां का क्रियाक्रम संस्कार करने पहुंचा और 13वीं तक पूरा परिवार गांव में ही रहा। जाते समय श्रवण कुमार ने एक बार फिर अपने पिता से मुंबई उनके साथ चलने का आग्रह किया, परंतु महिपाल पत्नी की यादों को छोड़कर गांव से जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने समझा बुझाकर बेटे को उसके परिवार के साथ वापस मुंबई भेज दिया। अब महिपाल स्वयं ही अपना खाना बनाता और गांव के बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करने लगा। उम्र भी 70 साल के लगभग पहुंच गई थी। अब की बार महिपाल का बेटा जब गांव आया तो अपने पिता को इस तरह अकेले उदास हालत में देखकर जिद पर अड़ गया और महिपाल को अपने साथ मुंबई ले गया। मुंबई में महिपाल कुछ दिनों तक अपने बेटे के परिवार के साथ बहुत खुश रहा, परंतु धीरे धीरे जीवन में निराशा आने लगी। महिपाल का मन गांव और पत्नी की यादों के लिए तरसने लगा। शुरुआत में तो बहू ने महिपाल की बहुत सेवा की, परंतु धीरे धीरे उसका काम भी सिर्फ 3 टाइम के खाने और 2 टाइम की चाय कमरे में पहुंचाने तक ही सीमित हो गया। श्रवण कुमार अपने काम में व्यस्त हो गया। दोनों पोते दिन भर फोन पर गेम खेलने और टीवी पर मूवी देखने में बिजी रहते। ऐसे वातावरण में महिपाल का दम घुटने लगा। जहाँ पर किसी से किसी का कोई वास्ता नहीं था। बुजुर्ग तो सबके घरों में थे, परंतु शाम को पार्क आदि में ही हल्के फुल्के व्यायाम करते दिखाई देते थे। गांव में तो दिन भर लोग हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं और ताशों की बाजियां लगती रहती है। गांव की चौपाल में सारा दिन बुजुर्गों का जमवाड़ा रहता है। यह क्या जिंदगी है? कुछ भी तो नहीं। किसी को किसी के
दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। एक दिन शरण कुमार ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? पत्नी रीमा टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल देख रही थी। वह बोली, पड़ोस के वर्मा अंकल के यहाँ गए हैं। शरण कुमार बोला, बच्चे कहाँ हैं? रीमा बोली, एक ट्यूशन पर गया है और दूसरा पार्क में खेल रहा है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। और वह चाय बनाने किचन में चली गई। अगले दिन फिर शरण कुमार समय से घर आ गया। उसने आज फिर पत्नी से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? रीमा ने चिड़चिड़े स्वर में जवाब दिया, पड़ोस के वर्मा अंकल के यहाँ गए। इस विषय में मैं आपसे बात करने ही वाली थी। आप अपने पिताजी से कह दीजिए, यहाँ पर पड़ोसियों से इतना मेल जोल ठीक नहीं। यह उनका गांव नहीं है। सुबह 10-11 बजे घर से निकलते हैं और आपके आने से कुछ देर पहले ही घर आते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि आप 2 दिन से जल्दी घर आ रहे। अपनी आंखों से स्वयं ही देख लिया, वरना आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। पिताजी दोपहर का खाना खाने भी नहीं आते। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। दूसरों के घर में इतना लंबा समय बिताना ठीक नहीं। शरण कुमार चाय पीते हुए गंभीरतापूर्वक सोचने लगे, आखिर पिताजी को क्या परेशानी हो सकती है। आज तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब पिताजी नहीं आए तो शरण कुमार अपने कमरे में अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। काफ़ी दिनों की ईमेल और फ्रेंड्स की चैटिंग जिनका उसने जवाब नहीं दिया था पेंडिंग थी। एक बार सोशल मीडिया पर व्यस्त हुआ तो कई घंटे निकल गए। पत्नी ने आवाज़ लगाई, डिनर तैयार है। शरण कुमार ने देखा तो रात के 9 बजने वाले थे। लैपटॉप बंद करके पिताजी के कमरे में इस उम्मीद से पहुंचा कि आज उनसे बात करेगा, परंतु पिताजी खाना खाकर सो चुके थे। शरण कुमार ने पिताजी के कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर थोड़ी देर अपने पिताजी के सोते हुए चेहरे को निहारा और फिर डिनर करने मेन हॉल में चला गया। बच्चे भी खाना खाकर सो चुके थे। पत्नी रीमा ने फिर से वही बात छेड़ दी, आप पिताजी को समझा देना, घर से बाहर इतना समय बिताना ठीक नहीं। आपने क्या कोई कमी थोड़ी है। घर पर सबसे बड़ा कमरा उनके पास है। कमरे में एसी से लेकर तमाम सुख सुविधाओं मौजूद है। इतनी बड़ी एलईडी लगी है, अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख सकते हैं। आपने कितनी सारी धार्मिक और सामाजिक कहानियों की पुस्तकें लाकर कमरे में जमा कर रखी, परंतु मजाल है कि कभी कोई कहानी पढ़ ले। इन्हें तो गांव की तरह घर घर घूमने का शौक चढ़ा रहता है। फिर पड़ोसी तो हमें ही ताने मारेंगे ना कि बुजुर्ग पिता को गांव से तो उठा लाए और अब उन्हें पूछते भी नहीं। रीमा की बातों में अपने ससुर के प्रति आक्रोश झलक रहा था। शायद उसकी बातों में अपना कमरा छिन जाने का दर्द था, क्योंकि महिपाल के मुंबई आने से पहले घर का यह बड़ा कमरा रीमा और शरण कुमार का था। शरण कुमार ने रीमा से यह कमरा यह कहकर खाली करवा दिया था कि पिताजी गांव में रहने वाले व्यक्ति, उन्हें शहर में आकर छोटे कमरों में घुटन महसूस होगी, इसीलिए उनके रहने के लिए घर का सबसे बड़ा कमरा ही ठीक रहेगा। रीमा को इस बात का भी दुख था कि उसका पति शरण कुमार अब बच्चों और पत्नी से अधिक तवज्जो अपने बुजुर्ग पिता को देता था। अगले दिन शरण कुमार फिर से जल्दी घर आया और पत्नी से फिर से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? रीमा ने तलखी भरे स्वर में जवाब दिया, अब रोज़ का यही ड्रामा रहेगा क्या? वर्मा अंकल के यहाँ गए होंगे, और कहाँ जाएंगे? शरण कुमार ने अपना बैग सोफे पर रखा और पड़ोस के वर्मा अंकल के यहाँ पहुँच गया। वर्मा अंकल के लड़के की बहू ने बताया कि वर्मा अंकल तो पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर है ही नहीं। वह अपने बड़े बेटे के पास ग्वालियर गए हुए। शरण कुमार को अपने पिताजी की चिंता हुई। आखिर वे इतना लंबा समय कहाँ बिताते और इस समय कहाँ हैं? पिछले 1 सप्ताह से वर्मा अंकल तो मुंबई में है ही नहीं, फिर पिताजी कहाँ जाते हैं? वह घर पहुँचा और पत्नी को यह बात बताई तो वह भी सोच में पड़ गई। तभी शरण कुमार के पिताजी महिपाल लगभग घसीटते हुए कदमों से घर के दरवाजे पर पहुँचे। उनका चेहरा बहुत उदास था। शरण कुमार ने आगे बढ़कर पिताजी को सहारा दिया और उन्हें उनके कमरे में ले गया। रीमा पिताजी का खाना उनके कमरे में ही ले आई। खाना खिलाने के बाद शरण कुमार उनके पैर दबाने लगा और उन्हें नींद आ गई। शरण कुमार में अपने पिताजी से बात करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि
आज उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। पिताजी के चेहरे की उदासी बार बार शरण कुमार को कचोट रही थी। आखिर क्या तकलीफ है जो पिताजी मुझे बताना नहीं चाहते और अंदर ही अंदर घुट रहे। अगले दिन रविवार था। महिपाल सुबह उठे, अपने दिनचर्या के सारे काम निपटाकर कमरे में ही नाश्ता किया और 10-11 बजे अपने स्लीपर पहनकर घर से बाहर जाने लगे तो शरण कुमार ने छुपकर उनका पीछा किया। शरण कुमार के पिता महिपाल घर से कुछ दूरी पर भद्रकाली माता के मंदिर में पहुंचे और काफ़ी देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। इसके बाद मंदिर के परिसर में बने छोटे से तालाब के पानी को घंटों तक निहारते रहे। उनके चेहरे पर पानी की गहराई से भी अधिक गहरी उदासी थी। शरण कुमार छुपकर अपने पिताजी की यह स्थिति देख रहा था। तभी मंदिर का पुजारी वहां पर आ गया। वह शरण कुमार को अच्छे से जानता था क्योंकि शरण कुमार मंदिर के भंडारे में बढ़ चढ़ कर दान देते थे। मंदिर का पुजारी कई बार शरण कुमार के घर हवन पूजन आदि करने भी जाता रहता था। वह शरण कुमार और उसके पिताजी को अच्छे से पहचानता था। पुजारी ने बताया कि बेटा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। तुम्हारे पिताजी पिछले कई दिनों से सुबह 10-11 बजे मंदिर आते हैं और सारा दिन उदास मन से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते रहते और शाम की आरती के बाद जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं और तभी घर जाते हैं। आपके पिताजी किसी गहरी तकलीफ में हैं। तुम्हें उनके मन की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए। तुम एक बहुत अच्छे पुत्र हो, मैं जानता हूँ। और पुजारी वहाँ से चला गया। इसके बाद शरण कुमार गहरी सोच में डूब गया। माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। उनके जाने के बाद पिताजी अकेलेपन की गहरी खाई में गिरते जा रहे। मैं अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उनकी इस तकलीफ को देख ही नहीं पाया। शरण कुमार ने घर आकर पत्नी और बच्चों पर अच्छी खासी डांट लगाई और उन्हें जीवन में बुजुर्गों की अहमियत के बारे में भी समझाया। अगले दिन सुबह रीमा ने ससुर जी को आवाज़ लगाई, पिताजी चाय नाश्ता तैयार है, मेन हॉल में आ जाइए। और सब ने साथ बैठकर नाश्ता किया। इससे पहले रीमा चाय और नाश्ते की प्लेट ससुर जी को उनके कमरे में ही पकड़ा आती थी। महिपाल दिनचर्या के सभी कार्य निपटाकर ठीक 10 बजे फिर से अपने स्लीपर पहनकर बाहर जाने लगे तो बड़े पोते ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा, दादाजी आपको सोशल साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, प्लीज़ मुझे यह चैप्टर समझा दीजिए। और महिपाल वहीं बरामदे में पड़ी चेयर पर बैठकर अपने पोते को चैप्टर समझाने लगे और फिर दादा पोते की बातें शुरू हो गई। इन्हीं बातों में 2 घंटे मिनटों में बीत गई। महिपाल को कुछ थकान महसूस हुई और वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। सोकर उठे तो बहू ने फिर से लंच के लिए मेन हॉल में बुला लिया। लंच करने के बाद बहू अपने ससुर जी के कमरे से प्रेमचंद की कहानियों की एक किताब उठा लाई। बच्चे टीवी देखने लगे और बहू ने ससुर जी को प्रेमचंद की विश्व प्रसिद्ध कहानियाँ कफन पढ़कर सुनाई। शाम की 4 बजे की चाय के बाद महिपाल जी के छोटे पोते ने अपने दादाजी के हाथों में बाल पकड़ाते हुए कहा, दादाजी चलिए पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। महिपाल पार्क में पोते के साथ फुटबॉल खेलने लगे तो आस पड़ोस के कुछ और बच्चे भी आ गए। महिपाल का मन बच्चों के साथ बच्चा बन गया। शरीर की जकड़न भी धीरे धीरे स्फूर्ति में बदल गई। शाम को शरण कुमार भी ऑफिस से जल्दी वापस आ गया और पिताजी के साथ घर के आंगन में लगे पौधों की कटाई छटाई में व्यस्त हो गया। सब ने बैठकर डिनर किया। महिपाल डिनर करके अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो शरण कुमार ने पिताजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी चलिए ना, गली में ठंडी ठंडी हवा चल रही। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि डिनर करने के बाद कम से कम 100 कदम जरूरी टहलना चाहिए। हम दोनों गली में टहल कर आते हैं। दोनों बाप बेटा गली में टहलने निकल गए। आपसी अनुभव और ज्ञान साझा करते करते आधा घंटा बीत गया। घर आकर महिपाल अपने कमरे में जाकर सो गया। शरण कुमार आज फिर अपने पिताजी को कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। आज सोते हुए पिताजी के चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी की लहर थी। शरण कुमार के दिल से आवाज़ आई, पिताजी वापस लौट आए और
उसकी आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।